तो रेजोनेंस के एग्जाम्पल में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जो देखने जा रहे हैं, यह एग्जाम्पल होगा CO2 मॉलिक्यूल का। अरे बेटा, CO2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग बहुत शुरुआती साइंस के दिनों से 9th 10th से ये स्ट्रक्चर जानते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, सवाल ये है कि क्या ये CO2 मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस होगा? देखना बेटा, हाँ रेजोनेंस होता है, तभी तो इतना ध्यान से पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है। सुनो सभी लोग ध्यान से। जैसे मान लो यह बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, ये बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। अरे बेटा, इसके पास एक s ऑर्बिटल था, एक px था, एक py था, एक pz था। इन तीनों p में से कोई एक p दे दो इसको, जिसके द्वारा वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो मान लो हाइब्रिडाइजेशन में s px चला गया और ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, spx spx। इस कार्बन के पास जो दो ठो p ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा हुआ है, वो कौन कौन सा होगा? py और pz। गौर करना, मेरे तरफ देखते रहना बेटा ध्यान से। ये कार्बन के पास जो दो ठो p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, वो कौन कौन सा है? py और pz। मान ले इधर के तरफ ये ऑर्बिटल है py और ऊपर के तरफ ऑर्बिटल है pz। फाइन। इधर वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड बनाएगा, आइदर जेड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण बनाएगा या वाई के, कोई एक मानते हैं। कौन सा मान ले? जेड वाला मान लेते हैं। मान लो इधर वाले ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में ऐसा वाला पाई बॉन्ड है जेड के कारण। नाउ बेटा, अब इस कार्बन इधर वाले ऑक्सीजन में कैसा बॉन्डिंग होगा? वाई वाले के कारण, माने इधर के कारण बॉन्डिंग होगा, ऐसा वाला बॉन्डिंग होगा। ये बात समझ में आ रहा है? एक बात पक्का समझ लो, CO2 मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड का प्लेन होता है, एक का प्लेन होता है ऐसा, तो दूसरे तरफ पाई बॉन्ड का प्लेन होता है कैसा? ऐसा। दोनों पाई बॉन्ड का प्लेन एक दूसरे का क्या हुआ करता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब सुनो फिर से इसका स्ट्रक्चर देखना। ये कार्बन, इधर वाला ऑक्सीजन, ऊपर के तरफ के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, बीच वाला कार्बन, इधर वाला ऑक्सीजन, सामने के तरफ के ऑर्बिटल के कारण ओवरलैपिंग। माय डियर, मेरा सवाल है कि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो किधर के तरफ होगा? इधर के तरफ अगर पाई बॉन्ड है तो इसका लोन पेयर किधर के तरफ होगा? ऊपर के तरफ। तो सुनो ना, इसका लोन पेयर बीच वाले कार्बन का बॉन्ड, इधर वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे तीसरे के पैरेलल हो गए। ध्यान दो तो, सब लोग ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। इधर वाले ऑक्सीजन का क्या चीज? लोन पेयर। बीच वाले कार्बन इधर वाले ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड, ये दोनों तीनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं? पैरेलल हो गए हैं। पैरेलल हो गए तो उनमें रेजोनेंस होगा ना। और सुन, और बात सुन, बीच वाला कार्बन, इधर वाला ऑक्सीजन, बीच वाला कार्बन, इधर वाला ऑक्सीजन, फिर इधर वाला, सॉरी, बीच वाला कार्बन इधर वाला ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड किधर के तरफ? बाहर के तरफ। अच्छा, इधर वाला ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड ऊपर के तरफ, इसका लोन पेयर किधर के तरफ होगा? बाहर के तरफ। इनमें भी रेजोनेंस होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इनमें इस तरह का रेजोनेंस हुआ करेगा, ये चीज ध्यान में आ रहा है? तो CO2 मॉलिक्यूल में एक तरफ से नहीं बल्कि दो दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा होता है। ध्यान देना, ये इसका लोन पेयर और इसका पाई बॉन्ड, और फिर इसका लोन पेयर और इसके पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा होता है। कहने का मतलब इसमें दो अलग अलग तरह का रेजोनेंस हो जाएगा। ध्यान देना, ये ऑक्सीजन और ये यहां पर मान लो दो ठो p ऑर्बिटल है, दो ठो p ऑर्बिटल है, एक मान लेते हैं pz, एक मान लेते हैं py। तो इस ऑक्सीजन का
और इनका पाई बॉन्ड मान लेते हैं py के साथ, तो इस ऑक्सीजन का इनका जो पाई बॉन्ड हो जाएगा वो किनके साथ हो जाएगा, pz, ये भी py मान लेते हैं, epz मान लेते हैं। तो इसमें जो लोन पेयर हो जाएगा वो लोन पेयर कौन सा ऑर्बिटल में हुआ करेगा, इसका जो लोन पेयर होगा वो हुआ करेगा कौन सा ऑर्बिटल में, ये py ऑर्बिटल में। तो ये py, ये py, ये py, ये दोनों तीनों एक दूसरे के साथ प्लेन में आकर नहीं रेजोनेंस किया करेंगे। ये कहानी समझ में आ गया है, यहाँ रेजोनेंस होता है, ये बात समझ में आ गया। और CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हुआ करेगा, CO2 का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ करेगा, ध्यान देना, CO2 का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ करेगा वो ऐसा हुआ करेगा, ये लोन पेयर अगर मान लो इधर के तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड इधर के तरफ, माने ये ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O ये प्लस, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें यही लोन पेयर इधर की तरफ, ये पाई बॉन्ड इधर के तरफ, माने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसा, समझे, यही वाला ऑक्सीजन ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे प्लस, सिंगल बॉन्ड और ये क्या चीज माइनस, ये ऐसा। इसमें दो तरफ से रेजोनेंस होने के कारण यही कारण है कि CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है, इतना ज्यादा स्टेबल होता है। यही कारण है कि CO2 मॉलिक्यूल जो होता है काफी ज्यादा स्टेबल हुआ करता है। ये CO2 में होने वाले रेजोनेंस का कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को कि CO2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ करता है, रेजोनेंस संभव है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अरे बेटा हम चर्चा करने चल रहे हैं एनिलिन और एनिलिनियम आयन के बारे में, गौर करते चलना। हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, एनिलिन के बारे में और एनिलिनियम आयन के बारे में। ध्यान देना, मिटाएं इसको ना, चलो देखो, जैसे अमोनिया को एक H+ अगर दे दो तो ये बदल जाता है अमोनियम आयन में NH4+ में। वैसे ही अगर हम लोग एनिलिन मॉलिक्यूल को अगर एक H+ के साथ रिएक्शन करवा दें तो यह इधर बदल जाता है एनिलिनियम आयन के रूप में, यह इधर बदल जाता है क्या चीज के रूप में, एनिलिनियम आयन के रूप में। वो जो लोन पेयर था वह भी एक हाइड्रोजन को दे दिया है, यह एनिलिनियम आयन कहलाता है। ठीक, और जानते हो बेटा एक मॉलिक्यूल होता है फेनाइल फॉस्फीन, फास्फोरस के अगर तीनों वैलेंसी से हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो इस मॉलिक्यूल को फॉस्फीन पढ़ते हैं। और उसमें एक जगह अगर बेंजीन रिंग लग जाए, एक जगह अगर बेंजीन रिंग लग जाए तो फिर उसका नाम हो जाता है क्या चीज, फेनाइल फॉस्फीन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, फेनाइल फॉस्फीन। अरे बेटा तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां पर PH2 है, ये फेनाइल फॉस्फीन है। और इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये इधर बन गया फेनाइल फॉस्फोनियम आयन के रूप में, यह इधर बदल गया है क्या चीज के रूप में, फेनाइल फॉस्फोनियम आयन के रूप में बदल गया है ये प्लस। अब सुनो एक बात, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना। अगर हम लोगों से पूछा जाए, खूब ध्यान से सुनना सब लोग, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, गौर करना बेटा, यहां पर अगर हम लोग कंजुगेशन का कंडीशन देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, देखो तो वो जो बॉन्डों का लॉजिकली वो जो लिखा हुआ था कि भाई ऐसे बॉन्ड अगर हो तो वहां पर कंजुगेशन मानिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ कंजुगेशन है, उस हिसाब से गौर करो तो यहाँ पर क्या चीज है, कंजुगेशन है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह पॉजिटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सच्चाई ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
अब सवाल है सर काहे, सब कुछ तो है लेकिन काहे नहीं करता है? जानते हो बेटा एक बात, खूब ध्यान से समझना इस चीज को, बात एकदम समझने लायक है। रेजोनेंस में ऑर्बिटलों का झुकाव, ऑर्बिटलों में झुकाव होना जरूरी है। वो ऑर्बिटल बेंट करेगा तभी रेजोनेंस हुआ करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में एक दूसरे के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दूसरे के तरफ झुकना पड़ता है। और झुकने का टेंडेंसी, बेंट होने का टेंडेंसी प्योर ऑर्बिटल में होता है, माने या तो प्योर पी हो या तो प्योर डी हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी बेंट नहीं होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी झुकने का टेंडेंसी नहीं रखते हैं। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन क्या उस नाइट्रोजन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है? प्योर पी ऑर्बिटल कोई खाली है वहां पर? नहीं है। उस नाइट्रोजन के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? हाइब्रिड है, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कभी भी बेंट नहीं करेगा, वहां उसके पास कोई है ही नहीं जो इस, अच्छा इसको 10th 11th 12 में दूसरे तरीके से समझा देते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे समझाया जाता है कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है। अगर ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ तो फिर नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा? 5 बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है, आखिर क्यों? क्योंकि उसके पास कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां पर उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वह यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। अरे बेटा आपसे अगर पूछा जाए कि फेनाइल फॉस्फोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, ये वाले में यहां तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन यहां अगर पूछा जाए कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या बताओगे? क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास क्या मौजूद है? वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। फास्फोरस के पास क्या मौजूद है? वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। बात समझ में आ गया? महत्व पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का नहीं है, गौर करना, महत्व पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का नहीं है, महत्व है वो सेंटर ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है कि नहीं, उसका है। सुनना, अगर हम आपसे पूछे, ये समझ गए, आपसे पूछा जाए ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस, इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या जवाब दोगे? साफ साफ बोलो ना। इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे? पक्का पक्का पक्का, इतना चीज समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अरे बेटा हम बोले आपको कि देखो यहां पर हम आपके सामने एक केस ले रहे हैं और वह है ऐसा, यह बोरन, यह हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये ऐसा केस हमने आपके सामने लिखा है, ध्यान दें। मेरा सवाल है कि यहां इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? गौर करना तो सब लोग, तुम लोग टारगेट के बच्चे हो, सोच के बताना, इस मॉलिक्यूल में यहां पर रेजोनेंस होगा कि ना होगा? एक का कहना है होगा, मेरा अभिषेक क्या कह रहा है? दुइये को तो जवाब देना है, या तो होगा या तो ना होगा। 50% सही होने का चांस तो हमेशा है। दो आदमी मिल के, एक आदमी बोल दो होगा, एक आदमी बोल दो ना होगा, कोई ना कोई एक तो सही होबे करेगा। आए हो तू बोल, इसका कहना है ना है, वो दोनों बोला कि होगा। तुम हो विकास, विकास का कहना है ना होगा। तुम भट्ट, तुम हो रोशन, ना तुम होगा। तुम हो ए, वो डर के मारे उसने कहा है कि सर होने दीजिए। अच्छा सुनो, बोरन अगर 3 बॉन्ड बनाए हुए भी हो, बोरन अगर 3 बॉन्ड बनाए हुए भी हो,
तो भी उसके पास एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है। ये बात समझते हो? बोरन अगर ट्राइवेलेंट फॉर्म भी किया हुआ हो तो भी उसके पास एक ऑर्बिटल क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। ये बात समझते हो? पक्का? अरे बेटा, तो यहाँ इस बोरन का कितना बॉन्ड दिख रहा है? अभी तीन बॉन्ड दिख रहा है, तो एक खाली ऑर्बिटल होगा, ये समझ रहे हो? सुनो, ये कार्बन और ये कार्बन पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कार्बन और ये कार्बन क्या बनाए हुए हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के कारण यहाँ और यहाँ एक एक ऑर्बिटल है। दोनों कार्बनों पर एक एक ऑर्बिटल है जो प्लेन से ऊपर की तरफ है। बोल हाँ, बोल हाँ। ये कार्बन और ये कार्बन जो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं वो ऑर्बिटल किधर के तरफ होंगे? प्लेन से ऊपर की तरफ होंगे। अरे बेटा, ये बोरन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके भी प्लेन के ऑर्बिटल जो होंगे वो किधर के तरफ होंगे? प्लेन से ऊपर के तरफ होंगे। ठीक है? और इसके भी ऑर्बिटल किधर के तरफ होंगे? ऊपर के तरफ। अरे बेटा, यहाँ पर देख दो, मेरे हिसाब से कंजुगेशन दिख रहा है कि ना दिख रहा है? सोच के देख दो। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल हैं कि नहीं है? यहाँ रेजोनेंस होगा। हम अभी जो पिछला लाइन बोले थे वो लाइन आप लोग ध्यान से नहीं सुने थे। हम क्या बोले थे? महत्व कहीं पर मौजूद चार्ज का है ऐसी बात नहीं है, महत्व है ऑर्बिटल का। कोई एटम बिना चार्ज डेवलप करवाए हुए आपको ऑर्बिटल दे रहा है, जैसे ये बोरन, तो क्यों उसको रेजोनेंस से छांटने का आप प्रयास कर रहे हैं? यहां पर बिल्कुल रेजोनेंस होगा और 100% रेजोनेंस होगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कहां किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और कहां रेजोनेंस नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। अरे बेटा, एक बात जानते हो? अगर मान लो कहीं पर एक C ट्रिपल बॉन्ड C किसी C डबल बॉन्ड C के साथ कंजुगेशन में हो, तो इसका कोई एक ही पाई बॉन्ड होगा जो इसके साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा होगा। आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट पे। जैसे मान लो दो कार्बन है, ये वाला है इधर, सब लोग देखते रहना। ये वाला जो कार्बन है वो यहां है और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, माने ये सिंगल बॉन्ड, ऊपर वाले ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग के कारण एक पाई बॉन्ड और इधर वाले ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग के कारण दूसरा पाई बॉन्ड। इनके बीच में दो पाई बॉन्ड है, एक इनके कारण और एक इनके कारण। ठीक है? और फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड है और फिर इसके इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अरे बेटा, यहाँ वाला डबल बॉन्ड या तो ऊपर की तरफ होगा या तो इधर की तरफ होगा। अगर ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ होगा तो उस ट्रिपल बॉन्ड में से भी जो बॉन्ड उधर की तरफ होगा उन्हीं के साथ रेजोनेंस करता रहेगा। ऊपर वाला बॉन्ड जो होगा वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यहाँ का पाई बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ होगा तो फिर उधर का ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा वही इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता रहेगा। गौर किए ये बात। तो अगर कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो इस ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम का कोई एक ही पाई बॉन्ड होता है जो उधर वाले पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक ठाक? ये इतना चीज समझ गए थे सभी लोग? तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कंडीशन फॉर रेजोनेंस के बारे में। मेरे शब्दों में रेजोनेंस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल में कम से कम 3 लगातार ऐसे सेंटर हों जिनके ऑर्बिटल एक दूसरे तीसरे के पैरेलल हों और उनमें इलेक्ट्रॉनों के रीडिस्ट्रीब्यूशन का पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर रेजोनेंस हुआ करेगा। तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल से अभी देख रहे थे। जानते हो बेटा, फिर से हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बने और जल्दी बने उसके लिए वो 5 कंडीशन ही याद रखना है। वो कंडीशंस याद रहने से इंप्लीमेंट जल्दी हो जाता है, माने कहाँ होगा नहीं होगा वो चीज जल्दी पता चल जाता है। ठीक है? हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं।
अरे बेटा हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो चलते हैं चर्चा करने के लिए एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम लोग चर्चा करने के लिए चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। सुनना बेटा, सभी लोग खूब ध्यान से सुनना। जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था क्या कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी का डिफरेंस या तो नहीं होता है, या अगर होता भी है तो वो डिफरेंस बहुत छोटा होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबिलिटी का अंतर या तो नहीं होता है, अगर होता भी है अंतर तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन छोटा सा ही सही अंतर तो होता है, और उस अंतर के कारण स्टेबिलिटी में भी कुछ न कुछ, कोई एक ज्यादा कोई एक कम स्टेबल होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को उनके स्टेबिलिटी के आधार पर कैसे सजाया जा सकता है, इसको पकड़ने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मदद कर सकते हैं। बात समझ में आया? हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी एक मॉलिक्यूल का ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कोई भी एक मॉलिक्यूल के जितने भी पॉसिबल हो वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया जाए, और उसमें आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, तो फिर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। सुनना, जानते हो बेटा, ध्यान से सुनना, छटपट ना करो, सामने देखो, मत कुछ करो। अगर कहीं पर हम लोगों को किसी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो, अगर हम लोगों को कहीं पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे वो होगा ऑक्टेट। सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा चीज होगा, ऑक्टेट हुआ करेगा। जानते हो बेटा, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो इसका मतलब वह ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट पूरा वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और सुनो, अरे बेटा, ऑक्टेट पूरा भी दो तरह से होता है। एक होता है चार्जों के मदद से, अरे जहां बॉन्ड कम है, जिसका ऑक्टेट कम पड़ रहा है निगेटिव डाल दीजिए, जहां ऑक्टेट ज्यादा बढ़ रहा है पॉजिटिव डाल दीजिए, तो भी बैलेंस हो जाता है। और एक ऑक्टेट पूरा होता है बॉन्डों के मदद से, कोई चार्ज नहीं है, सिंपल बॉन्डों से ये है, ठीक। तो उस कंडीशन में वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें ऑक्टेट पूरा है सिर्फ और सिर्फ बॉन्डों के मदद से। वैसे कंडीशन में वो स्टेबल ज्यादा हो जाता है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट किया गया है ओनली विद द हेल्प ऑफ क्या चीज, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लो एक में ऑक्टेट पूरा है चार्ज के मदद से, और एक में ऑक्टेट पूरा है सिर्फ और सिर्फ बॉन्डों के मदद से, तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या चीज के मदद से, बॉन्ड के मदद से। चार्ज वाला कम स्टेबल होगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, कहां ध्यान है। पहला बात, ऑक्टेट पूरा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो कम स्टेबल होगा। दूसरा चीज, ऑक्टेट भी दो तरह से पूरा होता है, विद द हेल्प ऑफ चार्ज, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। तो वैसे कंडीशन में विद द हेल्प ऑफ सिर्फ बॉन्डों की मदद से अगर ऑक्टेट पूरा है तो वो स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा स्टेबल होगा।
बात समझ में आया? जैसे CO2 का हम लोग लिखे थे, तो CO2 में हम लोग लिखे थे एक स्ट्रक्चर ये जिसमें ऑक्टेट के बॉन्डों के मदद से ऑक्टेट पूरा है, और एक स्ट्रक्चर लिखे थे इसका ये वाला, ये O- सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड O+। पूछा जाए कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा कि ये स्ट्रक्चर, देखो दोनों में ऑक्टेट पूरा है। एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड आए वो निगेटिव चार्ज हो गया, इस ऑक्सीजन को ही 2 ही चाहिए लेकिन यहाँ हो गया 3, तो एक प्लस डाल दिया, उसका भी ऑक्टेट हो गया। कार्बन को 4 चाहिए तो कार्बन को 4 बॉन्ड है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, उसका भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है तो क्या बताओगे? ये क्लियर हो गया, यहां से आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, बिना ऑक्टेट वालों से, जिनमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, उससे ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों पॉइंट समझ गए थे अच्छे से। हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलें। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत आसान आसान चीज है ये। सुनना, अगला बात क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान देना। जानते हो बेटा, अगर कहीं पर अपोजिट चार्जों का सेपरेशन ज्यादा है, प्लस और माइनस, बाकी सब फैक्टर सेम है, बाकी सारा फैक्टर क्या चीज है, सेम है। एक बार प्लस माइनस बगल बगल है, एक बार प्लस माइनस दूर दूर है। जैसे जैसे अपोजिट चार्जों का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपोजिट चार्जों का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी घटता चला जाता है। अपोजिट चार्जों का सेपरेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होते जाता है, घटते चला जाता है। सुनना, जैसे मान ले अगर कहीं पर, ध्यान देना, खूब ध्यान से सुनना सब। अगर मान लो कहीं पर बगल बगल के एटम पे प्लस है और माइनस है, अरे बेटा इन दोनों में एट्रैक्शन होगा, बगल में प्लस है बगल में माइनस है तो एट्रैक्शन होगा। अगर इसको हमको दूर करना है, ये प्लस ये माइनस को दूर दूर करना है, तो हमको कुछ वर्क डन करना होगा, कुछ एनर्जी यूज करेंगे तब नहीं ये दूर दूर होगा। प्लस माइनस जिनके बीच अट्रैक्शन था, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को दूर दूर करने में आप मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी देते हैं तब तो वो दूर दूर होता है। तो मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा होगा, जब चार्जों को दूर दूर कर रहे होंगे उतना देर में मॉलिक्यूल के अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा होगा, घट नहीं रहा होगा। तो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट सुनो क्या कह रहा है। जानते हो बेटा, अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज, अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर पर है, अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज कहां पर है, इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर पर है, तो यह स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। यह स्टेबिलिटी के लिए कैसा कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन है। और अंतिम पॉइंट सुन लेना ध्यान से, इस पर आज से 3-4 साल पहले एक बार आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था जो अभी हम बोल रहे हैं। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लगातार एटमों पर सेम चार्ज आ जाए, यहां भी प्लस और उसके बगल में भी प्लस, तो फिर वो चीज स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है। ये चीज स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली घटा देता है। फिर वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए जो 5 पॉइंट बोले हम एक बार फिर से रिपीट करते चलते हैं, सुनते चलना। वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है कोवैलेंट बॉन्डों के मदद से तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अपोजिट चार्जों में सेपरेशन बढ़ाने से स्टेबिलिटी कम होते जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर पर निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन है। और कंसेक्यूटिव सेंटर पर अगर सेम चार्ज डेवलप हो रहा है तो यह चीज स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है, घटा देता है।
जब